नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमने प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आज 11 सितंबर और 11 सितंबर को भी आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न हमारा है वह है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किरण बेदी आपके पुडुचेरी की 24वीं राज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की ज़मीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने ये पुस्तक है जो कि लिखा था, जिसका नाम था फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में विमोचित कुछ पुस्तकों को हम लोग देखें जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। वो गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा पुस्तक है, जो कि नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक की बात करेंगे तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये आपके चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। गजपति ए किंग विदाउट अ किंगडम अशोक बाल के द्वारा। इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी के द्वारा। गांधी टॉपिक गवर्नर यरलगुड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। लोक सेवा नैतिकता प्रभात कुमार के द्वारा। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून के द्वारा। नेहरू द डिबेट्स और डिफाइंड इंडिया त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो लोग लगा के जाते हैं वो बेनिफिट्स में रहते हैं, और जो लोग नहीं लगाते हैं वो लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लोग लगाइएगा कहाँ? तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट का, वह है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान आप अगर इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में ये पास मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। जैसा कि अभी हाल ही में SSC-GD का नोटिफिकेशन आया तो उसका भी यहाँ पर मॉक टेस्ट है जो कि शामिल कर दिया गया है। 40 मॉक टेस्ट, साथ में आपको जो POIPs मिलती हैं वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। साथ में CMTS का एग्जाम होना है, उसका भी 252 POIPs और 729 मॉक टेस्ट। इसके बाद अगर आप SSC सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टायर 1 का दे चुके हैं या टायर 2 का देना चाहते हैं या टायर 2 का एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो भी आप इसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। टोटल 997 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि सेक्शन वाइज भी आपको मिलता है, करंट अफेयर्स वाइज भी मिलता है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे, डिफेंस, स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, उन सभी एग्जामों का भी मॉक टेस्ट और POIPs आपको इसी पास में जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि 1945 में डैश सरकार ब्रिटेन में सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC प्रीवियस पेपर जो 23 मार्च 2021 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था लेबर पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी इसका राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम UK के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में ही चुकी कार्य किया था, और 1935 से 55 तक यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी के नेता थे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख समयावधि के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, वो है पहला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे लॉर्ड पाल्मस्टन थे, जो कि 1855 से 58 तक के प्रधानमंत्री रहे थे। 1999 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय डेविड लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल थे, और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले डैश से बचाता है, ठीक है। तो ओजोन परत की जब हम लोग बात करते हैं तो ओजोन परत
आपका पैरावैग्नि जो किरण आती है, विकिरण आता है, उससे हम लोग को बचाता है। ठीक है, तो पैरावैग्नि विकिरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओजोन परत की बात करते हैं तो समताप मंडल जो कि वायुमंडल की दूसरी परत है में पाए जाने वाला ओजोन अणुओं की एक परत है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है जिसे अक्सर O3 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ है। इसके अलावा ये नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा जो प्राचीन तमिल जो महाकाव्य है आपका शिल्पातिकरम, जिसकी रचयिता कल आपसे पूछा गया था जो कि इलिंगो था। ठीक है, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन अगर आपसे संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो 9 हो जाता है, क्योंकि आपका जो छऊ नृत्य है जो कि 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि झारखंड में सरायकेला छऊ हो गया, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ हुआ और पश्चिम बंगाल में आपका पुरुलिया छऊ हुआ। ठीक है, उन नामों से बनाया जाता है। उसको भी संस्कृति मंत्रालय आपका शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी 8 ही है जो कि भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथक जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है और सतरिया नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य का ताल्लुकात है, एक आपका मोहिनीअट्टम है, दूसरा आपका कथकली है। कल एक प्रश्न आपका आया था कि जो लस्य शैली है वो लस्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, तो ये दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य पर ही आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में जो आया था वो था आबनुस। ठीक है, आबनुस था। ठीक है, इसके अलावा महोगनी भी पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, रबड़ भी पाया जाता है, सिनकोना भी पाया जाता है, मालाबार किनो भी पाया जाता है, सागौन और भारतीय लोरेल। ठीक है, ये सभी वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं तो ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते होते हैं और एक शेड जैसा दिखते हैं। वो हमेशा भारी वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होता है वहीं पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। इसके अलावा तापमान बनाए रखा जाता है जो कि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पेड़ 60 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। ये आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उदाहरण तो हम लोग देख ही लिए, रबर हो गया, बिट्टल नट हुआ, जामुन, आम, रोजबेरी और बांस है। इसके अलावा इन जंगलों में पेड़ और झाड़ियों और लताओं के साथ एक बहुत स्तरीय संरचना है। पेड़ के पत्ते गिरने पर कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे में ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो है वो दोस्तों आपका शुरू हुआ था 2021 में, तो इसका राइट आंसर आपका 2021 हो जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 21-22 के बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा जो कि किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान है जो कि बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये जो संविधान दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वो आपका मई 2015 से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शब बारात किस समुदाय के लोग मनाते हैं। तो यह मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं शब बारात। शब बारात मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शवान की 14वीं और 15वीं रात को मनाया जाता है। इसके अलावा इस रात को मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो गामा रे की तरंग दैर्घ्य है जो कि सबसे छोटा होता है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की बात करते हैं तो ये रेडियो से गामा
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुक्रम में विभिन्न तरंगों की सीमाओं का संग्रहण है। ठीक है, परावैंगनी की बात करते हैं तो परावैंगनी प्रकाश की एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो दृश्यमान प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य का है। इसका प्रकाश 10 nm से लेकर 400 nm तक होता है। इसके अलावा गामा रे सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है, रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित आपका आया था कि कौन सा संस्था था जो कि 2 हिस्सों में विभाजित था और जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसका राइट आंसर था होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग था इसका राइट आंसर। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अप्रैल 1960 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, वहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना करता है। दोनों का उद्देश्य सेम रहता है, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक ही नाम से होम रूल लीग की स्थापना है जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CAG किस विभाग के अंतर्गत आता है। के की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर था भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग। ठीक है, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है और यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। कैग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन के लेखा का परीक्षण करना है। वर्तमान में कैग की बात करते हैं यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि कल भी आपका प्रश्न आया था। उन्होंने 8 अगस्त 2020 को इस पद को संभाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका आशा भोसले था, लेकिन आपके ऑप्शन में पंकज उदास दिया गया था। तो पंकज उदास भी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पंकज उदास को भारतीय संगीत यानी म्यूजिक में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। हालांकि मुझे तो इतना पता चला कि पंकज उदास का उसमें आपका गजल भी दे रखा था। ठीक है, तो पंकज उदास इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार था, तो पहला किसको दिया गया था, तो पहला दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अभी हाल ही में आशा भोसले को भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा विद्या बालन को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन 3 नामों को आपको याद रखना है। पहला मोदी को दिया गया था, दूसरा आपका आशा भोसले आपका दिया गया था पार्श्व गायिका के तौर पर, इसके अलावा संगीत के पंकज उदास को और फिल्म में के लिए विद्या बालन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मध्यकालीन भारत के कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए थे और उसको मिलान करना था। जहाँ तक मुझे पता चला कि 2 पुस्तक का नाम तो पता चल पाया है। एक था अब्दुल रजाक की पुस्तक का नाम, एक था आपका इब्न बतूता पुस्तक का नाम। तो अब्दुल रजाक की पुस्तक का नाम था मतला उस सडेन और मजला उल वरीन, और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रिहला। बाकी 2 और कौन पुस्तक के नाम थे आप लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में कई विदेशी यात्री भारत में घूमने आए और बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम यहाँ पर है, जैसा कि अल बरूनी ने तहकीक हिंद लिखा, किताबुल हिंद लिखा, और इसके अलावा इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक लिखा, फायान जो कि फाकोकी नामक पुस्तक लिखा, वेनसांग सियूकी नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, बाकी और भी पुस्तकें होंगी जिसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी, तो मैत्रक वंश की राजधानी की बात करेंगे तो मैत्रक वंश का राजधानी था आपका वल्लभी। ठीक है, तो मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। वल्लभी जो वर्तमान गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है और एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। चीनी यात्री जो था वेनसांग और अपनी यात्रा में वल्लभी का भी उल्लेख किया था। बाकी मैत्रक वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सेनापति भट्टारक के द्वारा किया गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र हो गए थे। ये वंश लगभग 475 से 676 ईस्वी तक शासन करता रहा और मैत्रक शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो आपका 11 सितंबर के फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उस पर आधारित कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न थे। हालांकि जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्या था क्या नहीं था, और बाकी जो लोग कमेंट में आके धमकी देते हैं कि केस फाइल कर देंगे या कुछ कर देंगे तो बेझिझक कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। बाकी इसका वीडियो का जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में टेक्स्ट बुक
के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रोसेस चुनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद।